हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के। तो ये दोनों चैप्टर मिलकर हमारी जो यूनिट सेकंड है उसका ये दोनों पार्ट है। और यूनिट सेकंड आपकी टोटल मिलाकर 10 मार्क्स की है। तो इन 10 मार्क्स में से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट इनके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको आप ये लगा लो कि एक क्वेश्चन तो ऐसा ज़रूर होगा जो 4 या 5 मार्क्स में यानी केस स्टडी में बन सकता है या फिर 5 नंबर में बन सकता है। ठीक है, स्पेशली जो मैट्रिक्स मेथड इसमें आएगा, जो हम करेंगे भी क्वेश्चन आगे, उसका क्वेश्चन इसमें से डेफिनेटली इस 4 या 5 मार्क्स का बनना चाहिए। तो बाकी के जो मार्क्स रह गए उसमें से कुछ 1-2 एमसीक्यू बनेंगे और बाकी एक छोटा क्वेश्चन जो 2 नंबर का या 3 नंबर का, मतलब इस तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसके अंदर हम सब तरह के क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करेंगे। छोटे क्वेश्चन अगर आएंगे तो वो कैसे आपको करने हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू के लिए अलग से मैंने वीडियो बनाई रखी है, तो वो आप एमसीक्यू के लिए वो आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो उसमें छोटे नंबर के क्वेश्चन में यानी 2 नंबर में आ गया या 3 नंबर में आ गया या फिर 4 में 5 में किसी में भी आ सकता है। तो कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेने की कोशिश करिए कि इस तरह के क्वेश्चन या ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। होपफुली आपका जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है वो इसी वीडियो से, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला पार्ट है वो इससे आपको कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आपको टोटल मिलाकर अगर बिल्कुल सेफर साइड रखनी है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में या किसी भी टॉपिक में, तो आप उस चैप्टर का वन शॉट, पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू, ये अगर आप 4-5 वीडियोस कर लेते हो अच्छे से, और केस स्टडीज वाले, ठीक है, ये 4-5 वीडियोस आप कर लेते हो तो आपका कोई भी चैप्टर आप कर रहे हो वो आप बड़े इजीली उसको पूरा का पूरा आप कवर कर सकते हो। आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो इनसे बाहर आने के चांसेस हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही वीडियोस को अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं ऐसे वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से आता है, तो कंसेप्ट हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो किसी को कंसेप्ट में अगर प्रॉब्लम है तो वन शॉट आप जाके देख लो, कंसेप्ट को समझ लो। तो राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ये कह रहा है कि एक मैट्रिक्स हमें बनानी है जिसका ऑर्डर होगा 2/3। तो 2/3 ऑर्डर का मतलब हुआ कि उसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। तो इस तरीके से हमारी मैट्रिक्स बननी है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैट्रिसेस बनानी नहीं है, बहुत सारी मैट्रिसेस बनेंगी, आपको ये बताना है कि कितनी बन सकती है। तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा परमोटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। हम यहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे कि भाई आपके पास जब ये वाला आप प्लेस फिल करोगे तो फिल करने के लिए हमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो 0 है और एक 1 है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 ऑप्शन। ठीक है, ऐसे जब आप यहाँ पर फिल करोगे तो यहाँ भी 0 या 1 इनमें से ही आपको कुछ रखना है। तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ये मैट्रिक्स नहीं बनाई, ये प्लेसेस बनाए हमने कि भाई इतने प्लेसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 देखो कितनी बार आ रहा है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मैट्रिसेस हम बनाएंगे, नंबर ऑफ मैट्रिसेस, ये आप लिख देंगे 2 की पावर 6। यानी जितने एलिमेंट होंगे वो आपको हमेशा बेस में रखना है, और जितने उसके एलिमेंट बनेंगे, एलिमेंट कैसे बनेंगे आपको यहां से पता चल जाएगा। 2 × 3 6 आ जाएगा, वो उसको रखना है आपको पावर में। तो टोटल मिलाकर 64 मैट्रिसेस आप इससे बना सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ 0 और 1 को आपको यूज करना होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए 3/3 मैट्रिक्स। इस तरह के क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पर ए आई जे करके कुछ ना कुछ आपको एक वैल्यूज दे रखी होती है। आपको बारी बारी से आई और जे की जगह वैल्यूज पुट करनी है। अब वैल्यूज कैसे पुट करनी है उसके लिए आप देखो कि मैट्रिक्स आपको कैसी बनानी है। 3/3 ऑर्डर का मतलब हो गया कि आपको जो मैट्रिक्स बनानी है उसमें यहाँ पर ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये वाले एलिमेंट्स आपको यहाँ पर फिल करने हैं। तो आप पहले जब A11 की वैल्यू निकालते हो तो इसका मतलब क्या हुआ है कि I की जगह भी 1 रखना है और J की जगह भी 1 रखना है। आप यहाँ भी I की जगह 1 पुट कर दो और J की जगह भी 1 पुट कर दो, डिवाइडेड बाय 5। तो ये हो जाएगा 2 + 1 3/5। ठीक है, फिर ऐसे ही आप निकालो A12 की वैल्यू। अब आपको I की जगह 1 रखना है, I की जगह यहाँ पर 1 रखना है और J की जगह आपको 2 रखना है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 + 1 5 हो जाएगा, 5/5 यानी ये आ जाएगा आपके पास 1। फिर आप निकालो A13। अब I की जगह 1 रखना है और J की जगह आपको 3 रखना है।
तो 3 2 6 प्लस 1, ये आ जाएगा 7/5। तो इस तरह से आपके पास ये 3 एलिमेंट आ गए। ऐसे बाकी के एलिमेंट निकाल दो। A21 निकालते हैं। अब I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह 1 रखेंगे। I की जगह यहाँ पर 2 रखेंगे और J की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे। तो ये आ गया 2 + 2 4/5। फिर A22 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2 + 2 × 2, 2 2 = 4, 4 + 2 6, ये आ जाएगा 6/5। फिर A23 2 + 2 × 3, तो 3 2 = 6 + 2 यानी 8/5। उसके बाद फिर आपके पास थर्ड रो यूज़ करनी है A31। इस बार I की जगह आप 3 रखेंगे और J की जगह आप 1 रखेंगे। तो 2 + 3 5, 5/5 1 हो जाएगा। A32 यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2, 2 2 = 4, 4 + 3 7/5। फिर A33 ये आ जाएगा आपके पास 3 + 2 × 3, 3 2 = 6, 6 + 3 9/5। तो ये जितने भी एलिमेंट आपके निकले हैं इन सबको आपको एक मैट्रिक्स में डाल देना है। यहाँ पर एलिमेंट आ गया 3/5 1, फिर 7/5 4/5 6/5 8/5, फिर यहाँ 1 7/5 एंड 9/5। तो ये मैट्रिक्स आपकी बनके तैयार हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको दे रखी है, दो मैट्रिक्स आपको दे रखी है। तो दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल आपको दी हुई है तो इक्वल देने का मतलब होता है कि जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है ये आपस में बराबर है। ठीक है, 4 जो है वो इसके बराबर है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई 2A + B = 4। ऐसे अगर आप इसको इसके साथ बनाते हैं तो ये बन गया 4C + में 3D = 24। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इधर से सेकंड आ गई। फिर -3 = दिस यानी A - 2B = -3, और ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा तो 5C - D = 11। तो आपके पास ये चार इक्वेशन आ गई। इन चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको A, B, C, D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो, आप सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड आपको अच्छे से आता है ना वो आप यूज़ करो। ठीक है, मैं यहाँ पर एलिमिनेशन यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये 2 भी हो जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A + 2B एंड 2 4 = 8। इसको एज इट इज रखते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 5A = में 5, तो A की वैल्यू हमें मिलेगी 1। इस A की वैल्यू पुट कर दो आप फर्स्ट में, तो यह आ जाएगा 2 × में 1 + B = 4। तो इधर से 2 आएगा, 2 को उधर ले जाके माइनस कर देना, तो B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब सेम ऐसे ही यहाँ पर सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम इसको नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे ही रखते हैं। अब नीचे वाली को 3 से करोगे तो 3 5 = 15, यहाँ पर आ जाएगा 3D, इधर आ गया 33, ये कैंसिल हो जाएगा। 15 + 4 19, इधर से आ जाएगा 4 3 7, 3 और 2 5, और C की वैल्यू आएगी 19 3 = 57। अब इस वैल्यू को आप पुट कर दो फोर्थ में, थर्ड सेकंड में भी कर सकते हो। तो यहाँ आ गया 5C, C की जगह 3 - D = 11। तो इस D को उधर ले जाओ और 11 को इधर ले आओगे तो D की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4। तो A, B, C, D सबकी हमने वैल्यू यहाँ पर निकाल दी। उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें कहता है कि A आपको ये दिया हुआ है, B हमें ये दिया हुआ है, देन फाइंड 3A - 2B। अब ये है क्या? ठीक है, ये है क्या? ये डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका है। इस मैट्रिक्स को अगर हम ऐसे लिखें 1 - 2 एंड 5, तो 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो जब भी डायगोनल मैट्रिक्स आती है तो उसको शॉर्ट में लिखने का तरीका ये भी रहता है।
तो हमने सिर्फ यहाँ डायगोनल एलिमेंट लिख देना क्योंकि बाकी सारे इसके जीरो होते हैं। तो ये हमने ए का डायगोनल लिख दिया, ये बी के डायगोनल लिख दिए। तो आपको फाइंड करना है 3a माइनस 2b। तो आपको सिंपल क्या करना है, जो a है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और b को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उनको कर देना है आपस में माइनस। 3a माइनस 2b, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस 6, 3 5 जा 15, इधर से आ जाएगा 6 0 और माइनस 8। ठीक है, इसमें से 3 में से 6 को माइनस करो, इसके आगे डायगोनल और लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर डायगोनल और लिख देना। तो यहाँ पर इसको भी यहाँ पर डायगोनल आप लिख लेना आगे। ठीक है, तो डायगोनल ऑफ, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 6, तो 3 माइनस 6 करोगे क्योंकि यहाँ पर ये जो एलिमेंट आप लोगे यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इनके सबके साइन चेंज कर देने। 3 माइनस 6 माइनस 3 आ जाएगा, माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6 ही रहेगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 23। तो माइनस 3 माइनस 6 एंड 23, ये आपके पास 3 एलिमेंट आ जाएंगे। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आपको ऐसे दो मैट्रिक्स दे रखी होंगी, आपको उसको एक्स और वाई मैट्रिक्स को फाइंड करना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भी हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी देखो x प्लस वाई और x माइनस वाई यहाँ पर कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। अगर ऑलरेडी इक्वल ना भी होंगे तो भी आप जैसे नॉर्मल इक्वेशंस मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही मल्टीप्लाई करके उसको इक्वल बना सकते हो। तो अगर हम इसको दोनों को ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास x प्लस वाई, राइट हैंड साइड में है x माइनस वाई। सॉरी, इसकी लेफ्ट में ये है, उसकी लेफ्ट में ये है। इन दोनों को ऐड किया, इसकी राइट साइड में आपके पास ये मैट्रिक्स दे रखी है और इसके राइट में आपको ये मैट्रिक्स दे रखी है। तो अब यहाँ से y कैंसिल कर देना, इधर आ जाएगा 2x, इधर इन दोनों को ऐड करो, 5 माइनस 1 ये आ जाएगा 4, 13 माइनस 8 5, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 0 4। अब आपको x फाइंड करना है तो इस 2 को आप इधर लेके जाएंगे तो इधर जाके ये हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा और जितने भी एलिमेंट हैं सभी को आप 2 से डिवाइड कर दो। तो ये x की वैल्यू आ गई आपके पास 2, 5/2 5/2 एंड 2। ठीक, अब यहाँ पर आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, इस वैल्यू को आप इन दोनों में, इसमें या उसमें किसी एक में इक्वेशन में आप पुट कर दो। अगर हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो x की जगह हमने पुट कर दिया 2 5/2 और 5/2 एंड 2 प्लस y इज इक्वल्स टू -1 13 2 एंड 4। अब यहाँ से ये वाली टर्म को आप उठा के उधर ले जाओ तो y की वैल्यू आपके पास बनेगी -1 13 2 4, इसमें से माइनस करना है हमें 2 5/2 5/2 एंड 2। तो देखो माइनस करो, -1 ये और -2 ये, तो -3 हो जाएगा। यहाँ से 13 माइनस 5/2, 13 माइनस 5/2, तो 13 दूनी 26 में से 5 गए 21/2। ऐसे यहाँ पर 2 माइनस 5/2 करोगे तो आ जाएगा -1/2, 4 माइनस 2 ये आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू इस तरह से आपकी निकल जाएगी। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसमें आपको यहाँ पर कहता है कि इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को ऐड करो, उसके बाद आप x, y, z और w की वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ पर द स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, 3 से इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3x 3y 3z एंड 3w इक्वल्स टू, इधर से आ जाएगा x प्लस 4 6 प्लस x प्लस y -1 प्लस z प्लस w और 2w प्लस 3। ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ से इसके जो एलिमेंट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इनको इक्वल रखो, 3x को इसके इक्वल रखो। तो इधर से आ गया 3x इक्वल्स टू x प्लस 4 और यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से 2। ठीक है, उसके बाद इसको इसके बराबर रखते हैं, 3y इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस y। अब x की वैल्यू तो ऑलरेडी आपके पास आ ही चुकी है तो उस x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो तो आ जाएगा 6 प्लस में 2
इस y को यहाँ लाके माइनस करो, इधर से आ जाएगा 2y, इधर से आ जाएगा 8, y की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, x आ गया, y आ गया। उसके बाद फिर आप पहले इसको रख लेना, पहले इसको रख लेना, क्योंकि यहाँ से आपको w की वैल्यू मिल जाएगी। इसको हम इधर लाएंगे तो w की वैल्यू आ जाएगी 3। अब उसके बाद ये वाला एलिमेंट इसके बराबर रखो, तो यहाँ पर आ गया आपके पास z को हमें निकालना है, -1 + z, और w की जगह आ गया 3। इस z को यहाँ पर z और z दोनों 3z है यहाँ पर, इस z को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इधर से 3 - 1 2 आ गया, और z की वैल्यू आ गई 1। तो z की वैल्यू 1 है, x की 2 है, y की 4 है, और w की वैल्यू 3 है। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। आपको जो ऑर्डर के बारे में, जो मल्टीप्लिकेशन हम दो मैट्रिक्स को करते हैं उसका ऑर्डर के बारे में अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा, पहले बता दूं। ठीक है, ऑर्डर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या उसमें होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये आपको कुछ मैट्रिसेस दे रखी है, उनके ऑर्डर भी लिखे हुए हैं। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर n, k एंड p सो दैट दिस इज डिफाइंड। दिस इज डिफाइंड का मतलब है कि ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें आप पहले ये देखो कि यहाँ पर जो पी वाई है, इस पी वाई को हम 3 से मल्टीप्लाई करें। 3 तो स्केलर है, स्केलर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स से, जैसे अभी हमने पीछे मल्टीप्लाई करा, इस स्केलर को हमने इससे मल्टीप्लाई करा, तो पहले भी इसका ऑर्डर 2/2 था, मल्टीप्लाई होने के बाद भी ऑर्डर 2/2 ही रहेगा। मतलब ये होता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो ऑर्डर पे कोई इंपैक्ट नहीं डालती, इम्पैक्ट डलेगा जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये पी वाई को आपको देखना है कि ये दोनों मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं। तो ऑर्डर ऑफ पी आपके पास कितना है, ऑर्डर ऑफ पी है आपके पास p/k। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ क्यू वाई कितना है, ऑर्डर ऑफ वाई का ऑर्डर है आपके पास ये 3/k। तो जब दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो पहले वाली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाली का रो सेम होना चाहिए, यानी इसका कॉलम और इसका रो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ पी वाई इज डिफाइंड देन k = 3। तो एक कंडीशन तो हमारी होगी कि k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, एक कंडीशन हमने ये निकाल ली। ठीक है, तभी इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका ऑर्डर होगा वो कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ पी वाई। ऑर्डर निकालने के लिए जो पहली वाली मैट्रिक्स होती है उसका रो लेते हैं और जो दूसरी मैट्रिक्स होती है उसका कॉलम लेते हैं। तो पी वाई को मल्टीप्लाई करने पर, या आप ये कह सकते हो कि सीधा 3 × पी वाई को मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर आ गया आपके पास p/k, क्योंकि स्केलर से, जैसे मैंने पहले ही बताया कि स्केलर से मल्टीप्लाई करने पर ऑर्डर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही आप देखो कि जो 2w है उसका ऑर्डर क्या बनेगा। तो ऑर्डर ऑफ w कितना है आपके पास, ऑर्डर ऑफ w का ऑर्डर है n/3, और ऑर्डर ऑफ y इसका ऑर्डर है 3/k। अब यहां पर देखो इसका कॉलम और इसका रो ऑलरेडी इक्वल है, तो यहां पर किसी कंडीशन की जरूरत ही नहीं है। दैट मीन्स यहां पर ऑर्डर ऑफ wy क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ 2w क्या बनेगा, n/k। तो हमारे पास 3py का ऑर्डर आ गया p/k और 2w का ऑर्डर आ गया n/k। अब हमें इन दोनों को करना है ऐड। जब हम ऐड करते हैं किसी भी दो मैट्रिक्स को, तो ऐड करने के लिए उनके ऑर्डर सेम होने जरूरी है। तो यहां पर pk है, वहां पर nk है, तो k तो दोनों में सेम है, यानी p और n अगर दोनों बराबर होंगे तो आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो। ठीक है, इफ 3py + 2wy is defined then p should be equals to n। तो हमारे पास दो कंडीशन यहां पर होनी चाहिए, एक तो k की वैल्यू 3 होनी चाहिए, दूसरा p = n होना चाहिए, तभी हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं फिर बाद में उसको ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन आपको या तो एमसीक्यू में या छोटे क्वेश्चन में जरूर आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A² = A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस।
अब यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू आपको ए दी हुई है, इसकी हेल्प से आप पहले ए क्यूब की वैल्यू और निकाल लो, क्योंकि जब हम इसका क्यूब करेंगे तो आपको ए क्यूब की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास ए, मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया ए को, तो इधर बन गया ए क्यूब, इधर आ गया ए स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें ए दे रखी है, तो इस ए स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दूं, तो इसका मतलब ए क्यूब की वैल्यू भी ए के बराबर ही आ गई। यानी ए स्क्वायर भी हमारे पास ए है और ए क्यूब की वैल्यू भी हमारे पास ए है। अब जो आपको सॉल्व करना है उस पर जाओ, 7a माइनस आई प्लस ए का होल क्यूब। जब आप आई के साथ किसी मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हो तो आप डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकते हो, लेकिन अगर यहाँ पर जैसे ए और बी दो डिफरेंट मैट्रिक्स होती हैं तो आप आइडेंटिटी नहीं लगाना कभी भी। उसके लिए आपको फिर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्योंकि आई यहाँ पर आ रहा है, तो ए का क्यूब हो गया, बी का क्यूब हो गया, प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी हमने लगाई। आई का क्यूब करने का मतलब है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। आइडेंटिटी को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा आई के बराबर ही रहता है। ए क्यूब की वैल्यू अभी हमने निकाली ली है, ए के बराबर है, आई स्क्वायर मतलब आई हो जाएगा, और यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये भी हमारे पास ए के बराबर हो जाएगा। आई को किसी भी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही सेम मैट्रिक्स आ जाती है। यहाँ पर भी 3a बन जाएगा, तो 3a और a 7a हो गया, और ब्रैकेट हम इसकी खोल देंगे तो ये आ जाएगा 7a माइनस आई माइनस 7a, 7a से 7a कैंसिल, आंसर आ जाएगा इसका माइनस आई। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ a मैट्रिक्स इज दिस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ए आपको एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है, तो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक वाला जो क्वेश्चन है इसके भी आने के चांसेस है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करते हो तो ये 0 -1 और 28 ये आपके पास बनेगा 0 -1 28, फिर इधर से a -8 0 3b माइनस सी प्लस 2 2 एंड 0, ये आ गया आपके पास ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ए, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है सबके साइन चेंज करके लिख दो, 0 1 -28, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस ऐसे लगा दो बाहर, ठीक है, ये 0 का तो 0 रहेगा, -3b माइनस सी प्लस 2 -2 एंड 0, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरा लिख के बता रहा हूँ, जो हम एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चन करे थे उसमें मैंने आपको डायरेक्ट तरीका बताया कि कैसे आपको डायरेक्टली इसको कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको कंपेयर करोगे तो a -8 की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल सकते हो 9, माइनस सी प्लस 2 की वैल्यू जो है वो 28 के बराबर होनी चाहिए, -28 के बराबर होनी चाहिए, इस 2 को उधर ले जाओगे -30 बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, सी की वैल्यू आ जाएगी 30। अब रह गया आपके पास b, 3b की वैल्यू -2 के बराबर होनी चाहिए, यानी b की वैल्यू आ गई -2/3, तो आपके पास a b c की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर पुट कर देना है, 2a + 3b - c में, 2a + 3b - c, देखो 2a की जगह है हमारे पास 9 है, b की जगह -2/3 और c की जगह -30, इससे ये कैंसिल हो गया, 2 9 जा 18 -2 -30, तो 18 - 32 माइनस करोगे ये आ जाएगा -14। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो -14 के बराबर आ जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन व्हाट कैन बी सेड फॉर द मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए। मतलब ये क्वेश्चन मैं कहूँ तो बहुत मतलब हॉट क्वेश्चन है, ये आपको सीबीएसई एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, सीयूटी में भी आपको डेफिनेटली किसी ना किसी सेट में जरूर देखने को ये मिलेगा। तो अब यहाँ पर कहता है कि ए और बी दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, अगर दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक हैं दैट मीन्स ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा।
तो इस तरह के क्वेश्चन में जब जिस भी मैट्रिक्स के बारे में आपसे पूछा जाता है उस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज निकाल के चेक करना होता है। तो अब यहाँ पर मैं इसको अगर मैट्रिक्स को P मान लूँ, ए बी माइनस बी ए, और इसका मैं ट्रांसपोज निकालूं, तो इसका ट्रांसपोज हम चेक करते हैं कि ये किसके बराबर आता है। तो पहले ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लगाते हैं सब्ट्रैक्शन वाली। तो ये एक मैट्रिक्स ट्रीट करेंगे, ये दूसरी मैट्रिक्स ट्रीट करेंगे, तो इसका ट्रांसपोज होगा माइनस इसका ट्रांसपोज होगा। जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसमें लग जाएगा रिवर्स लॉ, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है। ये वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। अब आप देखोगे जो मैट्रिक्स आपने स्टार्ट करी थी, मैट्रिक्स तो वही आ गई है लेकिन साइन चेंज हो गए हैं। तो यानी मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दूँ तो ए बी तो पॉजिटिव हो जाएगा और बी ए नेगेटिव हो जाएगा। यानी जो मैट्रिक्स थी वो आ गई लेकिन माइनस साइन के साथ आई, मतलब ये बन गया आपके पास माइनस पी। तो ट्रांसपोज करने पर अगर मैट्रिक्स वही आए लेकिन साइन चेंज हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है कि जो ए बी माइनस बी ए है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, प्रूव दैट ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर कम्यूट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो पहले तो यहाँ पर ये कहता है कि ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है और बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है। अब ये इसके बारे में कहता है कि जो ए बी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है अगर ए और बी दोनों कम्यूटेटिव हैं, कम्यूट मतलब कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। कम्यूटेटिव मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ए बी और बी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ए एंड बी आर कम्यूट, दैट मीन्स कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, अब आपको चेक करना है इसको कि ए बी आपके पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह आप करो, इसको पी मान लो, इसका ट्रांसपोज निकालो। तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की जगह पुट करेंगे माइनस बी, ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी ए बन गया। अब बी ए, अगर बी ए की जगह हम ए बी पुट कर दें, बी ए की जगह अगर हम ए बी पुट कर दें तो क्या होगा? जो मैट्रिक्स आपने ली थी वही मैट्रिक्स आपके पास बन गई, यानी पी ट्रांसपोज पी के बराबर ही आ गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा क्वेश्चन जो सीबीएसई का जो कंपार्टमेंट एग्जाम था लास्ट ईयर का, उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि एक मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम में एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में करना आसान होता है, थोड़ा सा लिखना लेंदी हो जाता है बस, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान होता है। कि ये जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है ए, सबसे पहला काम करो कि आप इसका ट्रांसपोज निकाल दो। 1 2 3 यहाँ पर कॉलम में बन जाएंगे, फिर -4 -1 0 3 5 1। उसके बाद आपको निकालना होगा इसमें a प्लस ए ट्रांसपोज। तो 1 + 1 2, -4 + 2 3 + 3 6 2 -4 -2 -1 -2 यहाँ पर 5 3 + 3 6 5 और 2, ये आ गया। आपको पता है कि प्रॉपर्टी ये होती है कि ए में अगर उसके ट्रांसपोज को आप ऐड करोगे तो हमेशा जो मैट्रिक्स बनेगी वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो अब आपको इसमें एक काम और करना है, क्योंकि हमें इसको एक्सप्रेस करने के लिए इसका हाफ और करना पड़ेगा। तो उसको मान लेते हैं कि वैल्यू पी मैट्रिक्स एक मान लेते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, अगर हम उसका हाफ भी कर देंगे तो सिमेट्रिक ही रहेगा। ठीक है, उसके नेचर पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका हाफ करोगे तो ये आ जाएगा 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 एंड 1। अब आप ये इसको ट्रांसपोज करके दिखाओगे भी कि ये सिमेट्रिक है। उसके लिए p का ट्रांसपोज करो, 1 -1 3 -1 -1 5/2
3, 5/2 एंड 1। तो यहाँ पर और यहाँ पर देखोगे आप कुछ भी फर्क नहीं आ रहा, ठीक है, सेम मैट्रिक्स बन रही है, यानी इक्वल्स टू में P, दैट मीन्स वी कैन से P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने एक मैट्रिक्स निकाल ली P जो कि एक सिमेट्रिक है। अब ऐसे ही हम एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे। अब उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस करोगे तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो A माइनस A ट्रांसपोज फाइंड करो। तो यहाँ से 1 माइनस 1 करोगे 0, 2 और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6 हो गया, 3 माइनस 3 0, -4 -2 -6 -1 ये +1 हो जाएगा 0, 0 -5 -5, 3 -3 0, 5 -0 5 और 1 -1 यानी 0। ठीक है, अब इसका आप हाफ करो, उसको नाम दे देते हैं हम Q, हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो यह आ जाएगा 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 एंड 0। अब इस मैट्रिक्स को आप प्रूव करके दिखाओ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो उसके लिए आप Q का ट्रांसपोज निकालो। देखो 0 3 0 को कॉलम में लिखो, -3 0 -5/2 0 5/2 एंड 0। तो एलिमेंट तो सारे वही के वही आ गए, लेकिन सबके साइन चेंज हो गए हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको कहेंगे, ये आ जाएगा -Q। देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गई हैं, एक P आ गई और एक Q आ गई, जो एक सिमेट्रिक है और एक स्क्यू सिमेट्रिक है। अब हमें क्या करना है कि जो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम दो मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें से एक सिमेट्रिक हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस करके दिखा देंगे, A इक्वल्स टू P प्लस Q। ठीक है, P प्लस Q, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो P की जो वैल्यू है ये पुट कर दो, 1 -1 1 -1 3 -1 -1 5/2 3 5/2 एंड 1 प्लस Q। Q हमारे पास आया 0 3 0 -3 0 -5/2 0 5/2 एंड 0। बस ऐसे एक्सप्रेस करके आपको छोड़ देना, आगे इसको ऐड करना नहीं है। ऐड अपनी आप वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हो कि इसको ऐड करने पर जो आपका ये जो क्वेश्चन है वो बनता है नहीं बनता। देखो 1 + 0 1 आ जाएगा, 3 - 1 ये 2 आ जाएगा, 3 + 0 ये 3 आ जाएगा हमारे पास, -1 - 3 ये -4 आ गया, -1 + 0 -1 भी आ गया, 5/2 -5/2 0 आ गया, 3 + 0 3 आ जाएगा, ये 5/2 मतलब 10 हो गया, 10 का हाफ करोगे 5 आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपके पास में, कहता है कि राइट द वैल्यू ऑफ x + y + z इफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू दिस। अब यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा लग रहा है कि लंबा क्वेश्चन है, आपको पहले दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर आके सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से आप देखो तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन है। जो आपको पहली वाली मैट्रिक्स दे रखी है ये हमें दे रखी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, 1 0 0 0 1 0 इस तरह से दे रखा है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही मैट्रिक्स आ जाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर दिखाओ कि वी नो दैट a इंटू आई इज इक्वल्स टू a। तो इसका मतलब है कि मैं इसको, इस i को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर है वो यही आएगा। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास मल्टीप्लाई होने के बाद भी यही आ जाएगी x y z, और राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा 1 -1 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये बन गया, राइट हैंड साइड ये बन गई, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1 z की वैल्यू 0, बस आ गया आपका आंसर। तो अगर आप वैसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आंसर तो वही आना है, लेकिन टाइम लगेगा। तो अगर कहीं पर प्रॉपर्टी लगती है तो प्रॉपर्टी का यूज करो, अपना टाइम वहां पर सेव करो। यहाँ पर आपके पास ये मैट्रिक्स है और ये इसका ट्रांसपोज है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिक ऐसी मैट्रिक्स नहीं दे रखी है कि भाई ये मैट्रिक्स को हम इस नाम से कोई डिनोट कर लें। तो हम यहाँ पर
इस यहाँ पर अब इसका ऑर्डर देखो, यहाँ पर है एक रो और 3 कॉलम है, यहाँ पर 3 रो 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो आंसर आएगा वो 1/3 मैट्रिक्स आएगी, यानी एक रो आएगा और 3 कॉलम आएंगे। तो देखो यहाँ से x को पहले हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करते हैं, इन तीनों को इन तीनों से, तो आ जाएगा आपके पास 2x प्लस 4 और -2, ये पहला एलिमेंट आ गया। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से करोगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा x इंटू 1, x हो गया, 4 प्लस 4 इंटू 0, 0 आ गया, -1 इंटू में 2, -2 आया, फिर x इंटू -1 -x, 4 इंटू 0, 0, -1 इंटू 4, -4, ठीक है। इंटू में ये वाली जो मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज है, तो इसको ट्रांसपोज कर दो और इक्वल्स टू में 0 मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये बनेगा आपके पास 2x प्लस 2, इधर से आ गया x माइनस 2, इधर से आ गया -x माइनस 4, x 4 -1। अब करो इनको मल्टीप्लाई, 2x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करो, x माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो और -x माइनस 4 को -1 से मल्टीप्लाई करो, इक्वल्स टू 0। इधर से मल्टीप्लाई करा हमने, आ गया 2x स्क्वायर प्लस 2x 4x -8, इधर से आ जाएगा प्लस x प्लस 4, तो 2x स्क्वायर, देखो 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 1 7x और -4, तो ये बन गया आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके, तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -8, तो ये बनेगा आपके पास, एक तो बन जाएगा 8 और एक बन जाएगा -1। पहले दोनों में से 2x कॉमन, तो x प्लस 4 आ गया, इधर से -1 कॉमन, ये x प्लस 4 आ गया, तो इधर से आपके पास x प्लस 4 है और इधर 2x माइनस 1 है, तो x प्लस 4 को 0 के बराबर पुट करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू -4 आ जाएगी, और दूसरा फैक्टर है 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब यहाँ पर कोई कंडीशन तो आपको नहीं दे रखी है, देखो कंडीशन में क्या कहता है कि राइट द इंटीग्रल वैल्यू, तो आपको जो आंसर है इंटीजर्स में देना, इंटीग्रल ये कैलकुलस वाला इंटीग्रल नहीं है, ठीक है, इंटीजर, तो आपको आंसर इंटीजर में देना, तो इन दोनों में से जो x इक्वल्स टू 1/2 इंटीजर नहीं होता, ठीक है, डजंट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो एक ही बनेगा -4। अगर आप यहाँ तक छोड़ देते हो, ये दोनों वैल्यू निकाल कर ये फाइनल आंसर नहीं लिखते हो, तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि कंडीशन दे रखी है, तो कंडीशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी और आंसर उस कंडीशन के बाद फाइनल आपको करना पड़ेगा कि ये आपका फाइनल आंसर है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, यहाँ पर आपको अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस में आपको समस्या आती है कि भाई कैसे उसको मैट्रिक्स को फ्रेम कैसे करना है, तो इसको ध्यान से एक बार समझ लेंगे कैसे मैट्रिक्स को फ्रेम करना है, क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये कह रहा है कि दो बुक सेलर हैं ए और बी, ठीक है, दो बुक सेलर मैं अभी लिख लेता हूँ, ए है और एक बी है। अब ये क्या करता है, दो तरह की बुक्स को सेल कर रहे हैं, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। इन द मंथ ऑफ मार्च बुक सेलर ए सोल्ड 250 बुक्स, बुक सेलर ए सोल्ड 250 बुक्स ऑफ मैथ्स and 400 books of applied maths, whereas bookseller B sold 230 books of maths and 420 books of applied maths। तो एक मैट्रिक्स आपके पास ये बन गई फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अब हम अप्रैल के लिए बनाते हैं, सेम यही काम करेंगे। इन द मंथ ऑफ अप्रैल बुक सेलर ए सोल्ड 550 बुक्स ऑफ मैथ्स एंड 300 बुक्स ऑफ अप्लाइड मैथ्स। Bookseller B sold 270 books of maths and 450 books of applied maths. Represent the given information into matrix form। ये दोनों हमने कर दी मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर। इसको मैट्रिक्स A मान लेते हैं या M मान लो, इसको N मान लो। ये P क्यों नहीं था, यहाँ पर A और B बुक सेलर है।
एंड फाइंड द टोटल सेल फॉर बोथ द बुक सेलर्स इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो जब एडिशन आपको करना है तो एडिशन में कोई दिक्कत ऐसी आती नहीं है। अगर आप इसमें ऐसे भी करते ना कि ए बी यहाँ पर लिख लेते और मैथ्स अप्लाइड मैथ्स यहाँ लिख लेते तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आती एडिशन में। फॉर्मेट आपका बस एक जैसा होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स में। तो आपने इन दोनों को ऐड किया, जो टोटल सेल आपकी आएगी, टोटल सेल फॉर मार्च एंड अप्रैल, तो दोनों मैट्रिक्स को आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ 250, यहाँ 550, तो आ जाएगा 800, 400 प्लस 300 700, 230 और 270 यानी 500, 425 और 450 यानी 875। तो ये इसकी सेल आ जाएगी। सेल फॉर बुक सेलर ए फॉर मैथ्स बुक्स इस 800, फॉर अप्लाइड मैथ्स 700, ऐसे फिर जो बुक शॉपकीपर बी है उसका निकाल देंगे 500 और 875। ठीक है। जो समस्या आ सकती है ना वो मल्टीप्लाई जब मैट्रिक्स को करते हैं तब आपको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे आपको चीज़ों को लिखना है। जैसे इस क्वेश्चन में कहता है कि कॉस्ट ऑफ ए पेन एंड ए नोटबुक आर 12 एंड 27 रिस्पेक्टिवली। एक पेन है और एक नोटबुक है, पेन और नोटबुक, इसकी कॉस्ट है 12, इसकी कॉस्ट है 27। ठीक है। ऑन ए गिवन डे शॉपकीपर पी सेल्स पी 5 पेन एंड 7 नोटबुक। शॉपकीपर पी हमने इधर ले लिया, शॉपकीपर क्यू हमने इधर ले लिया। ये कहता है कि भाई 5 पेन वो बेच रहा है और नोटबुक बेच रहा है। 5 पेन बेच रहा है, 7 नोटबुक बेच रहा है। शॉपकीपर क्यू क्या कर रहा है, 6 पेन बेच रहा है और 4 नोटबुक बेच रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा। अब आपको लिखना कैसे चाहिए उसके लिए हम इसको फॉलो करेंगे। जो कॉस्ट आपकी होती है इस कॉस्ट को आप यहां पर लिखेंगे। ठीक है, 12 और 27 कॉस्ट किसकी है, पेन की और नोटबुक की। कॉस्ट आप हमेशा कॉलम में ही लिखनी है, आपको ये ध्यान रखो, कॉस्ट हमेशा कॉलम में ही लिखनी है। ठीक है, तो मैं इसको इसके साथ लिखूं या इसके साथ लिखूं, सोचने वाली बात ये है। ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो आपको कॉलम में ही लिखना है। बात आती है पहली मैट्रिक्स की। अब आप इसको ऑर्डर के हिसाब से देखोगे तो ये मैट्रिक्स भी हम इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये वाली मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर इसका 2/2 है। ठीक है, इसका ऑर्डर 2/1 है, तो यहाँ पर दोनों में सेम हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई तो यहाँ भी हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रहा है। तो भाई अब कन्फ्यूजन ये है कि कैसे लिखा जाए, दोनों तरीके से ऑर्डर तो ठीक आ रहा है। तो फिर दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है कि जो चीज़ आप यहाँ पर लिख रहे हो ना, पेन और नोटबुक, वही चीज़ आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब ये दोनों चीज़ें हमारी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो लिखा है आपने और यहाँ पर ये जो लिखा है ये सेम होना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हो ये शॉपकीपर पी है, ये शॉपकीपर क्यू है, ये पेन है और ये नोटबुक है, तो ये वाला जो कम्बिनेशन है ये आपका गलत बैठ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम करना है, फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेमिंग आपको करनी आनी चाहिए, जो यहाँ पर चीज़ है वो यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि आप पेन को पेन की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, नोटबुक को नोटबुक की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉपकीपर पी की क्वांटिटी पी से मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन शॉपकीपर क्यू की क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो इक्वेशन है वो सही नहीं बन रही है। तो ये मेथड आपको फॉलो नहीं करना, आपको ऐसे लिखना है। आई थिंक समझ में आ गया होगा लिखना कैसे है। ठीक है, अब हम इसको आगे चलते हैं। अब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो ताकि हम इसकी कॉस्ट निकाल सकें। देखो 5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 60, प्लस 7 को 27 से करोगे 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18। ये शॉपकीपर पी की सेल हो गई। क्यू की आ जाएगी 12 6 72 और 24 इंटू 27 इंटू में 4 हो जाएगा 108। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आ जाएगा आपके पास 9 814 2 और यहाँ पर आ जाएगा 180। तो शॉपकीपर पी की जो सेल है वो ₹249 होगी और शॉपकीपर क्यू की सेल बनेगी ₹180। इसके बाद हम आ जाते हैं अब डिटर्मिनेंट पर। यहां पर आपको कहता है कि ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट दोनों आपस में इक्वल है।
तो जब मैट्रिक्स में हम इक्वेशन करते हैं हम क्या करते हैं, x को हमने 3 के बराबर रख दिया, वैल्यू x की आ गई 3, लेकिन यहाँ पर ऐसा कर दोगे तो ये गलत है क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स नहीं है। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं पहले कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2x² माइनस का साइन, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो -3। ऐसे यहाँ से भी डिटर्मिनेंट निकालेंगे 9 - x, तो ये आ गया आपके पास 2x² + 3 - 9 + x। तो इक्वेशन बन गई 2x² + x - 6। 6 2 12, 12 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर करेंगे, एक तो +4 हो जाएगा, दूसरा -3 आ जाएगा। यहाँ से 2x कॉमन, x + 2 -3 कॉमन, x + 2। तो एक फैक्टर हमारा x + 2 आ रहा है, दूसरा फैक्टर हमारा 2x - 3 आ रहा है। तो x की एक वैल्यू आप यहाँ से निकालो -2, यहाँ से निकालोगे तो आएगी 3/2। अब कुछ कंडीशन दी है नहीं दी है, तो देखो x बिलोंग्स टू इंटीजर, फिर यहाँ पर कह रहा है कि इंटीजर, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो दोनों हमारे आंसर आते, लेकिन जो x = 3/2 है ये इंटीजर को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब है कि हमारा एक ही आंसर बनेगा -2। तो जहां पर कोई कंडीशन आपको दे रखी होगी तो वो कंडीशन आपको जरूर ध्यान रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब यहां पर कहता है कि A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ऑफ A = 2, देन राइट द वैल्यू ऑफ A इनटू में A ट्रांसपोज, फिर उसका डिटरमिनेंट। तो हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फिर डिटरमिनेंट निकालना चाहें तो डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B के बराबर होता है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर हम फॉलो करें तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज। अब एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर हम A का डिटरमिनेंट निकाल दें या हम उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकाल दें तो दोनों की वैल्यू बराबर ही रहती है, यानी इसको आप डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A लिख सकते हो। यहाँ प्रॉपर्टी बता दो कौन सी आपने यूज़ करी है कि डिटरमिनेंट ऑफ A का ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है। तो ये बन गया डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 2, 2 की पावर 2, यानी आंसर आ जाएगा 4। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें A ये दे रखा है और डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर 4 625 के बराबर है। तो पहले तो आप एक काम करो, इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, x² - 4, ठीक है। अब यहां पर ये कहता है, यहां पर ये जो रिलेशन हमें दिया हुआ है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी ये यूज करते हैं कि A की पावर 4 करके फिर उसका डिटरमिनेंट निकालने की बजाय हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं और उसकी पावर 4 कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास एक कि हम A की पावर n का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो वो डिटरमिनेंट ऑफ A की पावर n बन जाता है। और यहाँ पर जो 625 है इसको भी आप ऐसे लिख लो 5 की पावर 4। अब दोनों साइड्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों का जो बेस है वो इक्वल हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ A = 5। अब डिटरमिनेंट ऑफ A आपको दे रखा है x² - 4, तो ये इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा x² = 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी +-3। अब यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव या इंटीजर या कुछ और है। तो अब यानी यहाँ पर दोनों के दोनों आंसर जो निकले, दोनों के दोनों आंसर आपके पॉसिबल हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस दिस। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला होता है आपके पास, यहाँ पर होता है ये हाफ ऑफ x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर यहाँ आएगा 1 1 1। तो आपके पास x1 y1 है -3 और 5, 3 -6 7 2 1 1 1। इसको सॉल्व करो, -3, इसको और इसको छोड़ेंगे तो -6 और -2 -8। फिर ये वाला जो एलिमेंट लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, इसको रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 -7 -4। फिर इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे तो 6 प्लस में 42, तो कितना आ गया 48। हो जाएगा 24 + 20 + 48। इन सबको ऐड करो, 8 4 12, 4 4 8 और 1 9,
2 से डिवाइड करोगे 46 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर बनेगा। फॉर वेट वैल्यू ऑफ के द पॉइंट दिस एंड दिस आर कोलिनियर। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आता है, जब पॉइंट कोलिनियर होंगे, तो इसका मतलब है कि जो एरिया आप निकाल रहे थे ना, एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होना चाहिए, तभी पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पर दिखा देना, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पर लगाओ फार्मूला, 3 - 2 8 8 k 2 1 1 1 इज इक्वल्स टू 0। ये जो हाफ होता है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाना, ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करो, 3 जैसे आ जाएगा 8 - 2 6, इसका साइन चेंज करेंगे, 8 - k + 1 जैसा आ जाएगा 8 × 16 - 8k इक्वल्स टू 0। इंटू में 2 दिखाना चाहो दिखा दो, नहीं तो 0 लिख दो सीधा। यहाँ पर आ गया 3 × 6 = 18, 2 × 8 = 16, 2k 16 - 8k इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ -2 -8 -10 की हो गया, -10k को राइट हैंड साइड में ले जाओ, इधर आ गया आपके पास 16 16 32, 32 और 8 40 और 10 50। तो k की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो आ जाएगी 5। If A is a square matrix of order 3 with determinant of A equals to 9, then find the value of 2 times of adjoint of A, फिर उसका determinant। तो अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हो 2 times of adjoint of A, तो इसमें आप पहले क्या प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, अगर हम किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स को और उसका डिटरमिनेंट हम निकालते हैं, तो जितना इसका ऑर्डर होता है उतनी बार ही के यहाँ पर बाहर आ जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगाएंगे पहले तो यहाँ पर हम 2 को बाहर निकालेंगे। ऑर्डर कितना था इसका, ऑर्डर है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ऐसे आ गया। तो ये बनेगा आपके पास 8 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। अब ये जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। तो n की जगह यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए की जगह आ गया आपके पास 9 और n की जगह आ गया 3। तो ये 9 की पावर आ गया 2, 9 की पावर 2 मतलब 81। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 648। तो ये प्रॉपर्टीज जो है ना, ये प्रॉपर्टी सारी अच्छे से एडजॉइंट की, इनवर्स की और ट्रांसपोज की सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। For any 2x2 square matrix A into adjoint of A equals to this, find the value of determinant of A। अब यहाँ पर A into adjoint of A की वैल्यू आपको दे रखी है, तो ये प्रॉपर्टी अगर याद नहीं होगी तो ये क्वेश्चन आप कितना भी सर पटक लो, ये होगा ही नहीं। अब हमें ये पता है कि जो इसकी प्रॉपर्टी होती है A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की जो वैल्यू होती है, ये होती है डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू में I। तो यानी हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही थी, इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुट कर दूं, तो ये इसके बराबर हुआ। इसमें से मैं 8 को बाहर निकाल दूं तो ये बनेगा, और ये क्या आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसको अगर मैं कंपेयर करूं दोनों साइड्स को, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई आपके पास 8। ए हमें ये दे रखा है, फाइंड एक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स से -2i, हेंस फाइंड ए इनवर्स। यानी इसमें आपको इनवर्स डायरेक्टली नहीं निकालना है, पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसके बाद फिर इनवर्स निकालना है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आपको चाहिए, यहाँ पर हम पुट करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि आपको 2 बार इसको लिखना है, इक्वल्स टू एक्स इंटू में ए -2। अब इसमें खाली आई लिखा है, ऑर्डर नहीं बताया, तो इसने ऑर्डर यहाँ पर क्या यूज़ करना है आपको, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, ये भी 2/2 है, तो जो आइडेंटिटी आएगी वो भी 2/2 ही होनी चाहिए।
तो जहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ऑर्डर इन्वॉल्व नहीं है तो आपको बाकी क्वेश्चन की मैट्रिक्स देखनी है, उसका ऑर्डर 2 by 2 है तो 2 by 2 रख दो, उसका ऑर्डर 3 by 3 है तो 3 by 3 रख दो। इनको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 -8 1 हो जाएगा, 3 इंटू में -2 -6 और ये जाएगा +4 यानी -2 बन गया, 4 3 12 -8 4 आ गया, -8 और +4 यानी -4 आ गया, इक्वल्स टू x को इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x -2x 4x -2x, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 0 0 2, -3x -2 -2x 4x -2x -2। तो अब यहाँ से देखो x की वैल्यू निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकाल वहाँ से लो जहाँ से आपको आसान पड़े। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इससे, -2 इक्वल्स टू -2x, तो -2 कैंसिल, x की वैल्यू आ जाएगी 1। लेकिन आपको बाकी जगह से भी चेक करना, क्योंकि x यहाँ भी यूज़ हो रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रहा है, यहाँ भी यूज़ हो रहा है, तो बाकी जगह से आपको चेक कर लेना है कि x की वैल्यू कहीं चेंज तो नहीं हो रही है। अगर x की वैल्यू मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 3 - 2 1 आएगा, यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पुट करता हूँ तो -4 आएगा, इधर भी -4 आ रहा है, तो मतलब सब जगह से x की वैल्यू आप निकालोगे तो वो 1 के बराबर ही आएगी। अगर कहीं से वैल्यू डिफरेंट आ रही होगी तो वो वैल्यू आपको वो निकाल के दिखानी है और फिर आंसर में लिख देना है कि वैल्यू ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। सभी जगह से x की वैल्यू एक जैसी ही आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर ये जो x है ये कैपिटल X है, तो ये आपको मैट्रिक्स फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये स्केलर होता तो स्केलर को तो हम यहाँ पर सबसे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये मैट्रिक्स है, तो ध्यान रखना है कि आपको स्मॉल लेटर में दिया गया है या कैपिटल लेटर में दिया गया है। अगर स्मॉल लेटर में दिया गया है तो इसका मतलब आप स्केलर है उसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, लेकिन यहाँ पर ये कैपिटल लेटर में है तो ये मैट्रिक्स है, और क्वेश्चन में लिखा भी होगा फाइंड द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप यहाँ पर इनवर्स का कंसेप्ट यूज करो। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स को A मान लूं और वो हमारे पास x है, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को मान लिया हमने B, तो मेरे को वैल्यू इसकी निकालनी है। वैल्यू इसकी निकालने का मतलब मेरे को इसको यहाँ से हटाना है। अब इसको हटाने का वैसे लॉजिक तो ये रहता है कि भाई हम इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू A इनवर्स B। ये ध्यान रखना है आपको, A इनवर्स को यहाँ पहले लिखना है, ठीक है, A इनवर्स को यहाँ पर आपको पहले लिखना है, बाद में लिखोगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, पहले लिखना है A इनवर्स इनटू में B। अब यहाँ पर आपको इनवर्स की वैल्यू चाहिए, किसका इनवर्स? A का इनवर्स। A क्या था हमारे पास? ये था, तो इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ। तो A मैट्रिक्स मेरे पास ये है, इसका मुझे इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए डिटरमिनेंट की रिक्वायरमेंट होगी, तो 5 - 4 यानी 1 आएगा। एडजॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, 2/2 का एडजॉइंट तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, इन दोनों को आप इंटरचेंज करो और इन दोनों के साइन चेंज कर दो। तो A इनवर्स कितना बन गया? फार्मूला क्या आता है? एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। अब डिटरमिनेंट निकला ही 1 है, तो 1 से इन सबको डिवाइड करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये आ गया आपके पास। अब इसको यहां पर पुट कर दो फर्स्ट में, x इक्वल्स टू A इनवर्स की जगह पर हम ये पुट कर देते हैं 1 -4 -1 5 और यहां पर कर देते हैं B। जैसा आ जाएगा 1 -4 -3 -2 और -12 -14 -1 +5 4 2 और 15 17। तो x की वैल्यू बनेगी -3 -14 4 एंड 17, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, और अगर आपके दिमाग में ये तरीका आ रहा हो कि हम इस मैट्रिक्स को सर कोई एलिमेंट मान लेते हैं, ऐसे 5 4 1 1 और x की जगह आप ऐसे A B C D कुछ भी मान लो, ऐसे करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे अगर आप करते हो ना तो ये थोड़ा लेंथी पड़ता है, ये वाला तरीका थोड़ा आपको छोटा पड़ेगा। बाकी मर्जी आपकी है, जैसे मर्जी आप कर सकते हो।
सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड जरूर 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 ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस क्वेश्चन की। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में जो आपके पास यहाँ इक्वेशन दी गई होती है, तो पहले उससे हम एक मैट्रिक्स बना लेते हैं ए। तो क्या बनती है यहाँ से, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लेंगे 1 1 1, इधर से 2 5 7, इधर से 2 1 -1। उसके बाद एक मैट्रिक्स बनाएंगे कैपिटल एक्स। तो उसमें क्या करना है आपको, जो एक्स वाई जेड कोफिशिएंट वो वेरिएबल्स थे वो आपको ऐसे कॉलम में लिख देने। एक मैट्रिक्स बना लेंगे हम बी, जो कांस्टेंट है राइट हैंड साइड में 9 52 और 0, ये लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहला काम डिटरमिनेंट निकालो, -5 और -7 -12, फिर इसका साइन चेंज करके लिखा -2 और -14 यानी -16 +1, 2 और -10, 2 और -10 यानी -8। तो ये बन गया -12, ये आ गया +16, इधर से आ गया -8, 12 8 20, 20 में से 16 माइनस करोगे आ जाएगा -4। यानी डिटर्मिनेंट नॉन जीरो अगर आएगा तो इसका इन्वर्स पॉसिबल होता है। अब इन्वर्स निकालने के लिए आप कोफैक्टर निकालो। 3/3 है तो इसके कोफैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे। अब कोफैक्टर जब आप निकालते हैं तो आपको पता है कि इसमें साइन चेंज हो जाता है। किस किस का साइन चेंज होता है, इसका साइन चेंज होता है, इसका साइन चेंज होता है, इसका होता है, इसका होता है। अगर आपको याद है तो ठीक है, तो आपको लगता है कि नहीं भूल जाओगे सॉल्व करते हुए, तो आप पहले से यहाँ माइनस लगा के चल लो, फिर जो वैल्यू आएगी उसके अंदर हम इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कोफैक्टर हम इसका निकालते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। तो ये आएगा 5 -5 और -7 -12। इसका आएगा आपके पास, इसको छोड़ेंगे तो -2 और -14 -16, ठीक है, यानी ये माइनस माइनस मिलकर +16 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 -10 यानी -8। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 ये -2 आ जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 और -2 -3। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, यहाँ से 1 -2 यानी -1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा 7 -5 2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम 7 -2 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 -2, ये आ गया 3, ठीक है। इसका साइन -5 हो जाएगा चेंज होके, ये +2 हो जाएगा और यहाँ से ये +1 हो जाएगा। तो एडजॉइंट कितना बनेगा, इसको ट्रांसपोज करके लिखो, -12 16 और -8, 2 -3 +1 2 -5 और 3। और फिर निकाल दो आप ए इनवर्स। इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट था -4, ऐसे लिख दो, और ये एडजॉइंट आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद अब आप आओ यहाँ पर, इन तीनों से जो रिलेशन हमारे पास बनता है, ये रिलेशन होता है AX = B, यानी इस मैट्रिक्स को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है। तो यहाँ से हमें वैसे जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो A इनवर्स इंटू में B इनवर्स की जगह आपके पास वैल्यू ये आ गई। ये जो -1/4 है इसको ऐसे रहने देना, अंदर अभी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो -12 2 2 16 -3 5 -8 1 एंड 3। इसको मल्टीप्लाई करो आप b से, b क्या आपके पास ये है, अब यहाँ पर 12 9 जा 108 हो गया और 52 2 जा 104 हो गया। इस वाले तीसरे को करने की ज़रूरत नहीं है तो 0 आएगा। तो 108 में से 104 माइनस करोगे आ जाएगा -4।
16 9 जा 144 हो गया, 16 9 जा 144, और -3 को इससे करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 6 में से 4 2, 5 में से 4 1, यानी -12 आ गया। 8 9 जा 72, और यहाँ पर आ गया 52, तो -72 में से 52 आप माइनस करोगे तो आ जाएगा -20। अब -4 से इन सबको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1 3 और 5, तो यानी x की वैल्यू बनेगी 1, y की वैल्यू बनेगी 3 और z की वैल्यू बनेगी 5। तो ये तीन वैल्यू हमारे पास आ जाएंगी 1 3 और 5। इसको आप चेक भी कर सकते हो कि जो आपके पास ये वैल्यू निकली है इसको इस इक्वेशन में डालो। देखो यहाँ पर इन तीनों का सम 9 है, तो यहाँ पर देखो इन तीनों का सम 9 होगा। या इस वाली इक्वेशन में डालोगे तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया, तो 15 और 2 17, और यहाँ पर आ जाएगा 35, तो 35 और 17 को ऐड करोगे तो 52 के बराबर बनता है। तो ऐसे आप किसी भी इक्वेशन में डालकर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर ठीक आया या नहीं आया। उस वाले आंसर को चेक जरूर कर लेना, 4 या 5 नंबर का सवाल होगा तो गलती होने की कोई चांस छोड़ना मत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर 3 कॉम्पिटिटिव मार्केट्स आर डिस्क्राइब्ड एज गिवन बिलो वेयर P1 P2 P3 आर द इक्विलिब्रियम प्राइस फॉर ईच मार्केट रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है, बस एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पर P1 P2 P3 लिखे गए हैं, बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ आपको वैसे ही करना है। ठीक है, नाम भी लिखा हुआ है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ए मैट्रिक्स आप बना दो। यहाँ पर देखो P1 का कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो 1 2 3। फिर दूसरी वाली इसमें जाओगे तो 3 2 2, यहाँ पर 2 3 2। ये हो गया। जो मैट्रिक्स एक्स हम बनाते हैं तो उसमें एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पर P1 है, P2 है, यहाँ P3 है, बस इतना फ़र्क है। और बी की जो वैल्यू है, पहले वाली मैट्रिक्स में कांस्टेंट है 85, दूसरे में 105 और इसमें है 110। अब आप निकालो इसका डिटर्मिनेंट। 1 4 -6 -2 आ गया, फिर साइन चेंज किया -2, यहाँ पर आ जाएगा 6 -4 2 बन गया, 3 9 -4 ये आ गया 5, तो ये -2 आ गया, इधर से -4 आ गया, 5 3 जा 15, तो 4 और 2 6, 15 में से 6 गए, बचा आपके पास 9। ठीक है जी। उसके बाद अब निकालो आप इसके कोफैक्टर्स। तो पहले वाले जो कोफैक्टर होते हैं वो तो यही होते हैं, ठीक है, -2, यहाँ पर लेकिन साइन चेंज करना है तो -2 बन जाएगा और ये 5 आ जाएगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 -9 -5 आएगा, साइन चेंज होगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 -6 -4 आ गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम 3 -4 -1, यहाँ पर आ जाएगा +1। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 -6 -2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -9 -7, यहाँ बनेगा +7। थर्ड रो थर्ड कॉलम करोगे 2 -6 -4, तो एडजॉइंट बन गया आपके पास -2 -2 5 5 -4 1 -2 7 -4। ठीक है, और इन्वर्स बन गया आपके पास, डिटरमिनेंट था इसका 9 -2 5 -2 -2 -4 7 5 1 -4। तो फिर आप वही दिखाओ कि वी हैव, हमारे पास जो रिलेशन है वो है AX = B, यानी x की वैल्यू बनेगी A इनवर्स इंटू में B। तो इनवर्स हमारे पास ये आ चुका है, -2 5 -2 -2 -4 और 7, उसके अलावा 5 1 और -4 इंटू में B। B आ गया आपके पास 85,
105 और 110। अब यहाँ पर देखो, वैसे तो नॉर्मल तरीका वही है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लेकिन आप यहाँ पर देखो थोड़े नंबर्स बड़े हैं, थोड़े नंबर्स बड़े हैं, तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर कि इन तीनों में से जो कॉमन निकल रहा है उस कॉमन को बाहर निकाल दो, या फिर यहाँ वाला जो नंबर होता है अगर इस नंबर से ये डिवाइड होते हो सारे तो डिवाइड कर दो। दोनों में से कोई एक काम अगर होता है तो उसको कर दो। तो यहाँ पर मैं 5 कॉमन निकालता हूँ, जो 5 कॉमन निकालूंगा उसको यहाँ पर लिख लेता हूँ 5/9। इसमें से तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं इस मैट्रिक्स में से, तो अब यहाँ से 5 कॉमन निकाला तो यहाँ 17 बचेगा, यहाँ 21 बचेगा, यहाँ पर 22 बचेगा। तो थोड़ा छोटा हो गया मल्टीप्लिकेशन आपका, ये फ़ायदा आपको हुआ। ठीक है, तो अब 5/9 अब मल्टीप्लाई करो। देखो 17 2 34, 21 5 105 और ये आएगा -44। इसको करोगे -34 -84 और ये आ जाएगा आपके पास 154। 5 से करोगे 17 पंजे 85, 21 -88। कितना बनता है देखो इसको, 34 और 44 को अगर आप ऐड करते हो तो ये बना 4 और 4 8, 4 और 3 7, मतलब 78। तो 105 और 78, 15 में से 8 गए 7, 9 में से 7 गए 2, यानी 27। यहाँ पर 4 और 4 8, 8 और 3 11 और 1 12, 128। तो 154 में से 128 आप माइनस करोगे तो 14 में से 8 गए 6 और 4 में से 2 गए 2, 26। 26 थोड़ा गड़बड़ बन रहा है ये, क्योंकि 9 से ये कटेगा नहीं, 9 से ये कटेगा नहीं, यहाँ पर 36 बनना चाहिए, तो कहीं कुछ गड़बड़ है शायद। 17 दूनी 34 हो गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14 और 1 15, 4 4 8, 8 और 3 11। अच्छा यहाँ पर 11 है, तो इधर बनेगा 36। ठीक है, इधर देखो 85 में से 88 माइनस कर दो, -3 आ गया, और 21 में से 3 माइनस करोगे तो 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो नीचे 9 है, इस 9 से ये सारे डिवाइड हो रहे हैं, तो 9 से सारे आप डिवाइड कर दो, तो ये बचेगा 3, यहाँ 4, यहाँ 2, और 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 15, 20 और 10। तो इसका मतलब P1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15, P2 की वैल्यू आएगी 20 और P3 की वैल्यू आएगी 10। तो इस तरह से ये आपका आंसर बनेगा। अब इसमें जो क्वेश्चन आपके पास मैट्रिक्स मेथड का ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करना है। ऐसे क्वेश्चन में ये कहता है कि भाई ए और बी आपको ये दिया हुआ है, तो पहले आप ए बी फाइंड कर लो और उसके बाद इस रिजल्ट को यूज़ करो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी जो मैट्रिक्स आएगी ना दोनों, वो या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी मल्टीप्लाई करने के बाद, या फिर कोई स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। ये ए हो गया, ये बी आ गया, अब इनको मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पर 11, यहाँ पर 2, कितना हो गया 13, और ये आ गया आपके पास 21। तो 21 में से 13 माइनस करोगे आ जाएगा -8। यहाँ पर बनेगा 0, यहाँ पर बनेगा 0। ठीक है, चेक कर लो बेशक। देखो यहाँ पर -5 और यहाँ पर +2, कितना हो गया आपके पास -5 + 2 यानी -3, और ये हो गया आपके पास +3, 0 आ गया। इधर से करेंगे -14 और -4, -18 + 18, 0 आ गया। तो कैलकुलेशन आपकी सही होगी तो सही आएगा बिल्कुल। यहाँ भी ऐसे 0 बनेगा और यहाँ पर बनेगा -8। इस वाले को और चेक कर लेते हैं, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, -5 -4 -9 -9 और +1। ठीक है, -8 हो गया। ऐसे यहाँ भी 0 बनेगा, यहाँ भी 0 बनेगा, यहाँ भी 0 और -8 ही बनेगा। तो जब इन दोनों को ऐसे क्वेश्चन में जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कोई स्केलर मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। यानी हमारे पास ए बी की जो वैल्यू आ गई, ये आ गई -8, हमने कॉमन निकाल दिया तो अंदर आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपके पास ए बी आ गया है।
अब इसको हमें यूज़ करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। फिर यहाँ जो मैट्रिक्स आपको दे रखी है ना, इनसे आप जो इक्वेशन दे रखी है उससे मैट्रिक्स बनाओ। तो यहाँ कोफिशिएंट लो 1 -2 3। अभी कुछ नाम मत लिखो, सिर्फ मैट्रिक्स बनाओ 1 -2 3 1 4 1 1 4 1। फिर यहाँ से 1 -3 and 2। अब ये देखो, ये जो मैट्रिक्स बनकर आई है या तो ये वाली मैट्रिक्स होगी या फिर ये वाली मैट्रिक्स होगी। तो हमने देखा यहाँ पर 1 -2 3 1 4 1 1 -3 2, यानी ये बनेगी आपकी मैट्रिक्स ए। ठीक है, जो अगर वो वाली बनेगी तो बी नाम दे दो, ए बनेगी तो ए नाम दे दो। और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये एक्स बन गया आपके पास, ठीक है, जैसे हम बनाते हैं नॉर्मली एक्स वाई जेड। और इसको बी नाम मत देना, कांस्टेंट वाली को डी नाम दे देते हैं 6 12 और 1, क्योंकि बी तो ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हो रही है। अब यहाँ से जो रिलेशन आपके पास है वो है ए एक्स इक्वल्स टू डी। तो एक्स की वैल्यू आपको चाहिए, उसके लिए ए इनवर्स की वैल्यू चाहिएगी। अब ए इनवर्स की वैल्यू आपको नॉर्मली वैसे नहीं करनी, डिटरमिनेंट निकाल के कोई फैक्टर निकाल के ऐसे नहीं करना है। वो कह रहा है कि इसका यूज़ करो भाई, इसका यूज़ करो। तो जो आपने ये बनाया था वहाँ से आप ए इनवर्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगी, इस ए को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ए इनवर्स आएगा। तो ये बनेगा बी इक्वल्स टू -8 ए इनवर्स इंटू में आई। ठीक है, स्केलर था -8 तो उसको पहले लिख दिया हमने। अब इस -8 को आप इधर ले आओ और ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ए इनवर्स के बराबर ही रहेगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू बनेगी यहाँ से -b/8। तो आपको इस इनवर्स की जगह पर ये मैट्रिक्स पुट कर देनी है। ठीक है, -1/8 इंटू में बी मैट्रिक्स, -1/8 इंटू में बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स ये है आपके पास। तो इसमें अगर आप को फैक्टर वगैरह सॉल्व पूरा वैसे करोगे, आंसर तो आपको सही आएगा लेकिन मार्क्स आपको पूरे नहीं मिलेंगे। इंटू में डी, डी मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, 6 12 और 1। सॉल्व करो अब इसे। 11 6 66, 12 5 60, 6 बचा, -14 और यानी 6 -14 यानी -8 आ गया। इधर से -6 और -12, -18, -18 प्लस में 2 यानी -16, -42 प्लस 12 तो आ गया 30 प्लस 6 यानी 36। 36 नहीं कटेगा -8 से, -42 और 12 यानी -30 और प्लस 6 यानी -24। ठीक है, तो यहाँ से -8 से डिवाइड करोगे, ये 1 ये 2 ये 3, तो x की वैल्यू 1 आ रही है, y की वैल्यू 2 आ रही है और z की वैल्यू 3 आ रही है। ठीक है, फिर आप चेक करने के लिए वो इक्वेशन में डाल के चेक कर सकते हो कि आंसर आपका ठीक है या नहीं है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। अब आपको इक्वेशन वही है लेकिन क्रैमर रूल से यूज करना है। तो क्रैमर रूल से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बनाना होता है डी। तो डी में यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट है 1 1 1। इस +1 को आप उधर ले जाएंगे। ठीक है, इक्वेशन ऐसे बन जाएगी x + y + z इक्वल्स टू -1। ऐसे अगर इसमें भी दे रखा है ये +4 है, इसको उधर ले जाएंगे -4, ये आ जाएगा इधर आके -6। तो ऐसे इक्वेशन को आप एक बार लिख ही लेंगे तो बेटर रहेगा, बार बार कंफ्यूजन नहीं होगी। ये सेकंड इक्वेशन होगी और ये आपके पास थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो पहले आपने डी बनाना है। दो डी में वही एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लेने हैं 1 1 1 1 2 3 1 3 4। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो इसको छोड़ा हमने, 2 4 जा 8 -9 -1, फिर -1 से करते हैं, इसको छोड़ेंगे 4 -3 +1, फिर इस 1 से करते हैं 3 -2 1। तो यहाँ पर देखो ये -1 -1 -2 +1 यानी -1 आ गया। तो अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आता है तो फिर हम आगे इसका यूनिक सॉल्यूशन निकालने के लिए D1 D2 D3 की वैल्यू निकालेंगे। D1 का मतलब क्या होता है कि जो पहला कॉलम है उसमें आपको ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ये आपको पुट कर देनी है, -1 -4 और -6। और बाकी कॉलम आपके ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। फिर इसको लेंगे -1, इसको और इसको छोड़ेंगे, आएगा यहाँ पर देखो -16 और ये हो जाएगा +18 यानी आ जाएगा 4।
-12 और यहाँ से +12, ये हो गया 0। तो ये +1 और ये -4 यानी -3। फिर निकालो D2। तो D2 में क्या करेंगे, पहला कॉलम वैसे ही रखेंगे 1 1 1, दूसरे कॉलम में ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी -1 -4 और -6। तीसरा कॉलम आपका रहेगा सेम, -16 +18, 4 आ गया, सॉरी 2 आ गया। तो यहाँ भी गड़बड़ थी फिर, यानी यहाँ पर भी गड़बड़ करी ना हमने। इसको इसको छोड़ेंगे, -16 और +18, तो 2 आना चाहिए था। तो ये आ गया -1 +1 और -2 यानी -1 आएगा यहाँ पर। अब तक तो कमेंट भी कर दिया होगा आपने कि गड़बड़ होगी सर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 आया था। उसके बाद फिर हम इसको लेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, +1, ये आ जाएगा आपके पास 4 -3, 1 आ गया। इसको इसको सॉल्व करेंगे तो -6 और +4 यानी -2। तो यहाँ 2 से ये -2 कैंसिल हो जाएगा, +1 बचेगा आपके पास। फिर निकालेंगे D3। तो D3 में पहले और दूसरा कॉलम सेम रखना है, 1 1 1 1 2 3। तीसरे कॉलम में ये वैल्यू पुट करनी है। इधर से आएगा -12, इधर से आएगा +12, 0। फिर इसको इसको छोड़ेंगे, -6 +4 यानी -2 और -1 इंटू में यहाँ आएगा 1। तो यहाँ पर देखो +2 और -1 यानी ये आ गया 1। तो जब आप x की वैल्यू निकालते हो तो x का मतलब होता है d1/d। तो d1 कितना था, -1, d भी -1 है तो +1 आ गया। y की वैल्यू होती है d2/d। तो d2 कितना है आपके पास, +1 -1 यानी -1 ही आएगा आंसर। और d3 की वैल्यू होती है, और सॉरी z की वैल्यू होती है, z की वैल्यू होती है d3/d। तो 1/-1 यानी -1। तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -1 है और z की वैल्यू -1 है। तो इसको अगर हम पुट करके देखते हैं पहले वाले इसमें, तो सेटिस्फाई करता नहीं करता चेक कर लो। देखो 1, क्या क्या वैल्यू निकली है, 1 -1 और 1 -1। तो 1 -1 -1 यहाँ पुट करके सॉल्व करेंगे, -1 ही आएगा। सेकंड वाली में चेक करके देख लो। ठीक है, x की जगह हमने रखा 1, यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -2। फिर यहाँ पर आ जाएगा -3 यानी -5 +1 यानी -4। तो यानी हमारा जो आंसर है वो ठीक है। ठीक है, तो वैल्यू आ गई आपके पास 1 -1 -1। चलिए उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब यहाँ पर इस तरह का जो क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसमें आपको वैसे इक्वेशन जो होगी, पहले इक्वेशन बनानी है, उसको फिर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो वही आपको मैट्रिक्स बनानी आनी चाहिए सही से। कहता है कि स्कूल प्लान टू अवार्ड 6,000 इन टोटल टू इट्स स्टूडेंट टू अवार्ड फॉर द सर्टेन वैल्यूज, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क। तो 3 चीज़ें हैं, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क। When 3 times the award money for the hard work, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि let ₹X, ₹Y and ₹Z awarded for honesty, regularity and hard work। हमें निकालना क्या है, फाइंड द प्राइज मनी। ठीक है, तो वो हमने मान ली X, Y और Z। ठीक, अब इसने कहा कि स्कूल जो प्लान कर रहा है टोटल 6,000 रुपीज़ प्लान कर रहा है इन टोटल टू इट्स स्टूडेंट टू रिवार्ड फॉर द सर्टेन वैल्यू। यानी ये जो X, Y, Z की जो वैल्यू है वो टोटल मिलाकर 6,000 है। तो पहली जो इक्वेशन है आपकी ये बन गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए कहता है कि व्हेन 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क क्या था हमारे पास, हार्ड वर्क था हमारे पास Z। तो 3 टाइम्स ऑफ Z इज एडेड टू द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी।
ऑनेस्टी के लिए कितना था आपके पास, ऑनेस्टी के लिए था x। तो इसके अंदर अगर हम x को ऐड कर दें तो इसका जो टोटल मनी बनता है वो है 11,000। तो यहां से इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले x लिख लेते हैं, y यहां पर नहीं है तो 0y प्लस 3z इक्वल्स टू 11,000। ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड बनाओ, द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क टूगेदर। ऑनेस्टी मतलब x, हार्ड वर्क मतलब z, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें इज डबल द अवार्ड मनी फॉर द रेगुलरिटी। तो ये 2 टाइम्स ऑफ y के बराबर होती है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, इसको इधर लाएंगे, यहाँ रह जाएगा 0। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास थर्ड। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन आपको बना लेनी है। तीनों इक्वेशन बनानी है आपने, बनाने के बाद फिर आपको वही एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए तरीका वही रहेगा, आपको पहले मैट्रिक्स ए बनानी है। अब यहाँ पर इसने मेथड का नाम वैसे दिया हुआ है, मेथड का नाम दिया हुआ है तो आपको उसी से करना पड़ेगा। मेथड का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप इसको क्रैमर रूल से भी कर सकते हो, आप इसको मैट्रिक्स मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर नाम नहीं दिया हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैट्रिक्स मेथड से ही करना। ठीक है, वही ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर देखो 1 1 1, वैसे 1 0 3, वैसे 1 माइनस 2 1। एक्स की वैल्यू वही एक्स वाई जेड, और बी की वैल्यू 6,000 11,000 और 0। डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। 1 यहाँ से 0 प्लस 6 हो जाएगा, -1, इसको छोड़ेंगे 1 -3 प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा -2। तो 6 और प्लस 2 8, 8 माइनस 2 6। तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया, मतलब आगे इन्वर्स हम निकाल सकते हैं, उसके लिए बस कोफैक्टर निकालो। सबसे बोरिंग काम है कोफैक्टर निकालने वाला इसमें। तो पहले के कोफैक्टर ये रहेंगे 6, या -2 है तो +2 बन जाएगा, और फिर -2 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 प्लस में 2 3 हो गया, साइन चेंज करो। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -1, सेकंड रो थर्ड कॉलम -2 और -1 -3 +3 बन गया। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 -0, थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 -1 2 आ गया, यहाँ -2 आएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -1। तो अब इससे बनेगा आपका एडजॉइंट, -2 -2 -3 0 3 3 -2 -1। फिर निकालो आप ए इनवर्स। तो डिटरमिनेंट था आपके पास 1/6, और यहाँ पर रख दो एडजॉइंट। अब हम निकालते हैं कि वही x की वैल्यू निकालते हैं, ए इनवर्स इनटू में b। b की वैल्यू आई हमारे पास 6,000 11,000 एंड 0। ठीक है, तो 1000 को तो छोड़ ही दो, 6 और 11 मान के चलो। ये 6 6 36 हो गया, 11 3 33 हो गया, और तीसरा तो 0 है तो उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं। तो 66 में से 33 माइनस करोगे तो 3 बचेगा, यानी 3000 आ गया। 2 6 12, ये 0 ये भी 0, -12 और 33। ठीक है, -12 में से 33 माइनस करोगे, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। तो 33 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे तो ये आएगा 21। चलो जो भी आएगा देखेंगे। 6 से उसको काटो, तो 6 5 30,
6 टू जा यहाँ पर 500 आएगा, यहाँ पर आएगा 2000 और 6 से इसको काटोगे तो 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 3500। तो प्राइज मनी फॉर ऑनेस्टी कितनी बनेगी, ₹500। प्राइज मनी फॉर रेगुलरिटी 2000, प्राइज मनी फॉर हार्डवर्क 3500। तो इस तरीके से ये तीनों वैल्यूज़ हमारी निकल जाएंगी। और आज की इस क्वेश्चन के साथ ही आज के जो वीडियो है उसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आप सभी के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसके लिए आप सबको ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। बहुत अच्छा आप एग्ज़ाम करके आएँ, बहुत अच्छे से पेपर करके आएँ। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप को समझ में ना आए। उसके लिए जैसे से मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वन शॉट, केस स्टडीज़, PYQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और MCQ, ये सारे वीडियोज़ आप अच्छे से ज़रूर कर लेना, तो आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।